है वो जो हाथ की लकीरें पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, जो हमारी तकदीरें बता रहे होते हैं, ये सितारों का इल्म होता है। क्या होता है? अब हर इंसान का, हम कहते हैं ना तुम्हारा स्टार क्या है, उस नाम का स्टार स्पेस में एक होता है। सही है, सैगिटेरियस है, जेमिनी है, विर्गो है, ये सारे स्टार्स पाए जाते हैं। उन स्टार्स की हरकत को, मूवमेंट्स को देख के हम अंदाजे लगाते हैं कि इस स्टार के बंदे के साथ इस महीने, इस हफ्ते क्या अच्छा क्या बुरा होने वाला है। तो ये अच्छा ठीक है। देखो मैंने क्लास ली थी कल, जिसमें मैंने स्कोप ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी बताया था, लेकिन थोड़ा सा वॉइस की इशू की वजह से वो नहीं उसको मैं कर सका, तो मैं दोबारा थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूँ। काम आप वहाँ से ले लेना, मतलब आप कॉपी कर लोगे। देखो कल मैंने समझाया था कि साइंस फिजिक्स का स्कोप पहले साइंस में पढ़ा दिया था मैंने, उसकी 3 चीज़ें थी। अब यहाँ पे आ रहा था टेक्नोलॉजी में क्या होता है। टेक्नोलॉजी का मतलब है जो भी हम साइंस में सीखते हैं ना, उसको जब अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हमारी टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो अब उसमें 3 चीज़ें हैं। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, यानी क्या कि अगर आपको इंजीनियर बनना है, अगर आपने किसी भी किस्म की इंजीनियरिंग करनी है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एनी काइंड ऑफ इंजीनियरिंग, तो उसके लिए सबसे बेसिक सब्जेक्ट समझने पढ़ने के लिए कौन सा है? फिजिक्स है। अच्छा, अब उसमें दूसरी बात क्या आ रही है? एनर्जी एंड पावर। देखो अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में काम करना है, जिसमें पावर की जनरेशन है, बिजली को पैदा करना, उसकी ट्रांसमिशन है, उसको आगे फैलाना, ठीक है ना, जैसे पावर स्टेशन से, पावर प्लांट से मेन लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ से फिर वो ग्रिड्स बन जाते हैं। ग्रिड्स मतलब जाल बिछाते हैं पूरा, उस जाल के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन होती है एनर्जी की। जैसे हमारे घरों में हमें एनर्जी मिल रही है ना, तो ये हमारा क्या है? ट्रांसमिशन। पहले जनरेशन, दूसरा क्या? ट्रांसमिशन, फिर है यूटिलाइजेशन। तीन बातें मैंने उसमें लिखवाई थी कि पहले पावर को जनरेट करना, उसको फैलाना, और जहाँ वो जाती है फिर वहाँ लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इट ऑल रिलेट्स डिपेंड ऑन द नॉलेज स्टडी ऑफ फिजिक्स। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आज हम जितना भी मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल मीडिया हो, ठीक है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, आईटी की फील्ड हो, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, एनीथिंग जिसका ताल्लुक किस चीज़ से? इलेक्ट्रॉनिक्स। कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत। हम एक जगह बैठे हुए दूसरी जगह लोगों से बात कर रहे हैं ना, बगैर तार के, वायरलेस हो गए, कॉल पे बात कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह रेडिएशंस एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, हमारी एनर्जी को लेकर जाती हैं वेव्स, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में कौन शामिल है? फिजिक्स शामिल है। अब इसमें ख़ास किस्म की ब्रांच आती है, इसको बोलते हैं क्या? सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। और इसमें एक और भी आती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और एक और नाम यहाँ लिखवाया था मैंने वो था आपका इसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और होता है क्वांटम मैकेनिक्स। ये वो 3 फील्डें हैं जिसमें महारत लानी पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट लाने के लिए। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन को, आज की मीडिया को, आज की टेक्नोलॉजी को जदीद करना चाहते हैं, तो हमें इन 3 फील्डों में महारत हासिल करनी है। किसमें? सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, और क्वांटम मैकेनिक्स का ताल्लुक उन रेडिएशन से हो गया। जिस तरह एक टावर से हम तक जो नेटवर्क पहुंच रहे हैं, सिग्नल पहुंच रहे हैं, वो किस शक्ल में आ रहे हैं? रेडिएशन की शक्ल में आ रहे हैं। वो रेडिएशन क्या होती है? छोटे छोटे क्वांटम मतलब छोटे पार्टिकल होते हैं। तो इसलिए वो सारा काम क्वांटम मैकेनिक्स में चले जाता है। तो ये सारी एप्लीकेशंस किस चीज़ की? हमारी स्कोप ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी। अब मैं थोड़ी सी डिटेल बात करूंगा। जो अगला हमारा टॉपिक है वो किस चीज़ का है? स्कोप ऑफ फिजिक्स इन सोसाइटी। उसके बारे में हम बात करते हैं, उसको मैं भी लिखवाता हूँ। स्कोप ऑफ फिजिक्स इन सोसाइटी। सोसाइटी में, माशरे में, हमारे जो माशरा है ना, सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, हमारी आम ज़िंदगी में फ़िज़िक्स का क्या क्या इस्तेमालात हैं, क्या क्या स्कोप्स हैं। तो इसमें जो हमें बुक में बताए गए हैं वो 4 बताए गए हैं, हम उन चारों को समझ लेते हैं। अच्छा, ये जो भी टॉपिक करा रहा हूँ ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि अभी ये न्यू बुक है, न्यू बुक में दिए गए हैं, तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि ये कर लेंगे तो अच्छी बात है। नई बुक है, कोई भी चीज़ पूछ सकता है, वरना इस तरह के सवालात फर्स्ट ईयर में नहीं पूछे जाते, ठीक है। बट फिर क्योंकि न्यू बुक है उसके मुताबिक मैं करा रहा हूँ। ना देखो, पहली फील्ड है मेडिकल एप्लीकेशंस। मेडिकल एप्लीकेशंस, ठीक है भाई, लिखो इसमें जी।
अच्छा, मैं सारे नाम पहले बताया था, फिर लिखवाता हूँ। दूसरा है मटेरियल्स साइंस, मटेरियल साइंस, और तीसरा है एनवायरमेंटल स्टडीज़। जी जी जी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, और चौथा है एजुकेशन एंड साइंटिफिक लिटरेसी। ये चारों नाम है, भी हम इन चारों को लिखते हैं। एजुकेशन एंड साइंटिफिक लिटरेसी। पहला लिख लेते हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस। लिखो इसमें, मेडिकल एप्लीकेशंस में लिखो फिजिक्स कंट्रीब्यूट्स, फिजिक्स कंट्रीब्यूट्स, फिजिक्स कंट्रीब्यूट्स, कंट्रीब्यूट्स लिख लो CONTRIBUTS, कंट्रीब्यूट्स टू मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल इमेजिंग। फिजिक्स कंट्रीब्यूट्स टू मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज, like X-rays, like X-rays, like X-rays, CT scan, CT scan, CT scan, CT scans। तीसरा लिखेंगे MRI, MRI, X-rays, CT scans, MRI and ultrasound, and ultrasound। देखो इसमें इन शॉर्ट मैं मतलब थोड़ी सी बात या पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा रहा हूँ कि इसमें डिटेल इतनी लिखते हैं। इसमें ये बात जो लिखी है इनफ है बताना, बट मैं थोड़ा समझा देता हूँ इस मामले में क्या होता है। देखो मेडिकल एप्लीकेशंस में, यानी जो भी हमारी मेडिसिन की, मेडिकल की जो फील्ड है हमारी, ठीक है, जिसमें इलाज की बात होती है कि बीमारियों का इलाज किया जाता है, पहले उसको जो है वो डायग्नोस किया जाता है। किसी भी मर्ज़ को पहले डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस करके उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो ये जितने भी लिखे हुए ना हमने, ये एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ये किसी चीज़ का इलाज नहीं है। ये चारों चीज़ों से हम मर्ज़ का इलाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको डायग्नोस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डायग्नोस का मतलब उसकी तशख़ीस, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डायग्नोस कहते हैं उसको। तो एक्सरे से जिस्म के अंदर के जो स्ट्रक्चर है, हड्डियाँ, बोन्स वगैरह, उसकी पिक्चर उठाते हैं। अब शुरू में वर्ड क्या बताया मैंने? मेडिकल इमेजिंग, मतलब मेडिकल से रिलेटेड तमाम वो तस्वीरें जो कहाँ से मिलती हैं? एक्सरे से मिलती हैं। CT स्कैन, MRI, अमूमन आपने सुना होगा कि अक्सर जो है वो जब दिमाग में कोई मसला होता है, ट्यूमर टाइप की चीज़ें होती हैं, या कैंसर को डिटेक्ट करना होता है, कैंसर या ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए ये वाला CT स्कैन और MRI किया जाता है। CT स्कैन क्या होता है, इसको आप रफ में नोट कर लेना कि इसकी फुल फॉर्म होती क्या है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, CT इसे कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये भी असल में एक्स-रेज को ही इस्तेमाल करके की जाती है। एक्स-रेज को इस्तेमाल करके कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, जिसमें कंप्यूटर की मदद से एक्स-रेज से मिलने वाले डेटा को कलेक्ट करके एक तस्वीर क्रिएट कर लेते हैं इंसान के इंटरनल स्ट्रक्चर की। इंसान के जिस ऑर्गन, जिस भी हिस्से को हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ कोई, इसमें कोई कैंसर का सेल तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा स्कैन होता है? CT स्कैन। अच्छा, एक्स-रे से ज़्यादा समझो जदीद कह लो ये CT स्कैन। फिर CT स्कैन से और मज़ीद जदीद, जो और डिटेल अच्छी डेटा, जिसमें ज़्यादा अच्छा डेटा दिख रहा हो, ज़्यादा क्लियर तस्वीर हमें समझ आए, वो कौन है? MRI। MRI का नाम भी सुन लो। MRI क्या है? MRI है हमारे पास, देखना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस पर स्क्रीन पर जो हिस्सा लिख रहा हूँ, यहाँ से ये वाला हिस्सा है ना। देखो अब MRI क्या है? इसको कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग,
और इसमें इस्तेमाल करते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स इसमें इस्तेमाल करते हैं किसमें? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर। तो देखो एक्सरे हो या रेडियो वेव हो, ये सारी कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इनकी मदद से, क्योंकि ये बहुत एनर्जी रखती हैं, जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती हैं, बाज़ औक़ात बोन से टकरा कर वापस आ जाती हैं, तो बोन की तस्वीर बना लेती हैं। तो देखो तस्वीर उसकी मिलती है जो जिस्म के अंदर जाके उससे टकरा कर वापस आ जाए रिफ्लेक्शन की वजह से। तो लिहाजा MRI और CT, ये सारे जो टेक्निक्स हैं हमारे पास, ये हमें कहाँ से मिल रही हैं? ये हमें मिल रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, जो कि एज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। अच्छा, इसमें चौथा क्या है? अल्ट्रासाउंड। मैंने 4 नाम लिखे ना, इन 4 में 3 में इस्तेमाल हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सूरज से हासिल होती है। लेकिन अल्ट्रासाउंड क्या है? अल्ट्रासाउंड कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, अल्ट्रासाउंड सिर्फ साउंड वेव है, साउंड एनर्जी है। यानी साउंड एनर्जी को इस्तेमाल करके साउंड में वो हाई वाला साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा पे चली जाती है, उसको इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाता है। वो कौन सा कहलाता है? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को इस्तेमाल करके हम जिस्म के ऑर्गन्स की तस्वीर लेते हैं। अच्छा, एक्सरे से बाज़ औक़ात ना जिस्म में सिर्फ हड्डियों की तस्वीर आ जाती है, लेकिन जिस्म में जो और ऑर्गन्स है ना, दिल है, गुर्दा है, फ्लैश यानी गोश्त जो है, उसकी तस्वीर नहीं आती। तो उसके लिए किसको इस्तेमाल करते हैं? अल्ट्रासाउंड को, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में एनर्जी कम होती है और एक्सरे में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होती है ना, तो ये गोश्त वोश्त में से पेनिट्रेट कर जाती है। तो लिहाजा अल्ट्रासाउंड कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें बॉडी के वो वाले पार्ट जो हड्डी नहीं, यानी गोश्त, फ्लैश, हार्ट, लीवर, ये सब चीज़ों को देखना हो, तो उसके लिए इस्तेमाल क्या हो रहा है? अल्ट्रासाउंड। और अदरवाइज बाकी सारी तमाम टेक्निक्स इमेजिंग बनाती हैं, तस्वीर बनाती हैं, और ये सब किस पे डिपेंड कर रही है? मेडिकल एप्लीकेशन जो किस चीज़ की हैं? स्कोप ऑफ फिजिक्स इन सोसाइटी। अच्छा, अब अगला लिखेंगे क्या? मटेरियल साइंस। क्या था ना कोई? चलो, अब अगला क्या है हमारे पास? मटेरियल साइंस। ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं। मटेरियल साइंस क्या होती है? यानी मटेरियल साइंस भी एक ऐसी फील्ड है जो सोसाइटी में इस्तेमाल होती है और वो डिपेंड करती है फिज़िक्स के ऊपर। लिखो इसमें मटेरियल साइंस की हेडिंग बनाएंगे। लिखें फिज़िक्स रिसर्च, फिज़िक्स रिसर्च एड्स, AID, यानी मदद, एड मदद वाले एड है। फिजिक्स रिसर्च एड्स इन अंडरस्टैंडिंग, फिजिक्स रिसर्च एड्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ materials and developing new materials, understanding the properties of materials and developing new materials for various applications, developing new materials for various applications, comma, including electronics, comma, transportation, including electronics, comma, transportation, comma, construction, electronics, comma, transportation, comma, construction and energy technologies,
इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन एंड एनर्जी टेक्नोलॉजीज। क्या बात कर रहे हैं इसमें, देखो मटेरियल साइंस में कह रहे हैं कि फिजिक्स की जो रिसर्च होती है ना वो हमें हाँ हो गया। फिजिक्स की जो रिसर्च होती है ना, जब हम फिजिक्स को जितना पढ़ते हैं, जितनी तहकीक करते हैं, तो उससे हमें क्या मदद मिलती है, इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कि हमें अल्लाह ताला ने इस कायनात में जितने मटेरियल्स अता किए हैं ना, एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानना, उनकी खुसूसियात को जानना और ये समझना कि उसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड डेवलपिंग न्यू मटेरियल, और उन्हें स्टडी करके हम नए मटेरियल भी बना सकते हैं। अच्छा, अब नए मटेरियल बनाएंगे तो यकीनन हम टेक्नोलॉजी में मज़ीद एडवांस हो रहे हैं। फिर लिखा हुआ है फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक या ट्रांसपोर्टेशन। इलेक्ट्रॉनिक हमारा सारा जितना भी मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक, इसमें हम डिवाइसेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है सफ़र करना ना, गाड़ी, जहाज़, बाइक, रॉकेट, ये सारी चीज़ें जो हमने बनाई हैं, ये सब किस चीज़ को स्टडी करके बनाई है। सबसे पहले मटेरियल को समझा कि मटेरियल है क्या, उस मटेरियल से तो हमने कोई चीज़ बनाई है। अब मिसाल है रॉकेट बनाया तो रॉकेट में कोई ख़ास मटेरियल लगाया, किसी ख़ास बॉडी को, उसकी जो बॉडी है वो एक ख़ास मटेरियल की होगी, एक आम सा मेटल नहीं होगा, क्योंकि जब वो स्पेस में जाएगा तो स्पेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको वहाँ का टेम्परेचर बर्दाश्त भी करना है, तो लिहाजा हर चीज़ को इन्वायरमेंट के लिहाज से बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, नाउ कंस्ट्रक्शन, जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, इमारतें बनाते हैं, घर बनाते हैं, ये किस फील्ड में आता है, सिविल इंजीनियरिंग में आता है। किस में आता है? तो उसके लिए भी हमें मालूमात होनी चाहिए कि मटेरियल किस तरह का, कौन सा कहाँ लगाना है ना। नाउ इस तरह से कौन है, एनर्जी टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि जब हम मटेरियल को पढ़ते हैं, मैटर को पढ़ते हैं, तो हमें समझ आता है कि किस मैटर को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है और उससे एनर्जी की भी जनरेशन की जा सकती है। तो लिहाजा जहाँ भी मटेरियल की या मैटर की बात होगी तो वहाँ से हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट ला सकते हैं, क्योंकि बात की जाए कि एनर्जी जनरेशन जो होती है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ते हैं, वहाँ पे हम मैटर को पढ़ते हैं, ऐसे ख़ास एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं जिसमें हम अच्छा करंट क्रिएट कर सकें और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर सकें। तो मटेरियल की बात की जाए तो इट मीन्स कि वहाँ मैटर तो है, साथ साथ डेफिनेटली एनर्जी का कॉन्सेप्ट वहाँ लाजमी होगा। तो ये तमाम टेक्नोलॉजीज़ के लिए हमारे पास कौन है, फिजिक्स है। तीसरे पे आते हैं, तीसरा क्या है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ लिखो, इसमें लिखो फिजिक्स प्लेज आ रोल, फिजिक्स प्लेज आ रोल, फिजिक्स प्लेज आ रोल इन, फिजिक्स प्लेज आ रोल इन स्टडिंग क्लाइमेट चेंज, इन स्टडिंग क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। Physics plays a role in studying climate change, comma, क्या बोल लूँ, इंडिया बस ठीक है सही, चाइना को इधर ही लाते हैं। हाँ चाय दे दूँगा, नहीं वो बाद में देखूँगा, चाय ला दो। अच्छा भाई, तो क्या बताया, फिजिक्स प्लेज a role in studying climate change, comma, atmospheric physics, atmospheric physics, atmospheric physics and environmental monitoring, and environmental monitoring, climate change। क्लाइमेट चेंज के बाद आपको मैंने क्या लिखवाया, क्लाइमेट चेंज, उसके बाद आपको मैंने लिखवाया कि हाँ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स और एनवायरमेंटल ठीक है। अच्छा जी, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, देखो तीन बातें, एनवायरनमेंट यानी हमारा माहौल, माहौल, माहौल में क्या है,
देखो हम जिस प्लेनेट पे रह रहे हैं, हमारे प्लेनेट का एक ख़ास माहौल है। इस तरह हर प्लेनेट का एक अपना माहौल होता है, एक अपना एनवायरनमेंट होता है। हमारे प्लेनेट का माहौल है कि हम यहाँ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ एक एटमॉस्फेयर है, फ़िज़ा है, उसमें हवा है, उसमें नमी है, हर वो फैक्टर है जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। किस मिकदार में है, कितना है, उससे क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, तो किस में आ गया देखो, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में। अच्छा, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग का मतलब ये भी है कि हमारे माहौल में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, मौसम कैसे बदल रहा है, आगे मौसम कैसा होगा, जिसको हम कहते हैं महकमा मौसमियात वाले, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहलाता है, या मैट डिपार्टमेंट कहते हैं, उर्दू में बोलते हैं महकमा मौसमियात, है ना। तो ये सब क्या करते हैं, मौसम को स्टडी करते हैं ना। तो उसके लिए हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़। उसके लिए भी जो पैरामीटर्स हमें समझने होते हैं, माहौल समझना होता है, नेचर को समझना होता है, उसमें कौन साथ देता है हमारा, नेचर के लॉस। नेचर को पढ़ना ही क्या है, फिजिक्स है। तो जब हम नेचर को जानेंगे कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है, बारिश की पेशन गोई, तूफ़ान की, आंधी की, जिस तरह अभी बाइपर जो है, अभी बाइपर जो आ रहा था, हमने कहा बाइपर जो आने वाला है, उसके पीछे प्रेडिक्शंस किसकी बुनियाद पर करी, एनवायरमेंटल फिजिक्स की बुनियाद पर करी हमने, ठीक है। अच्छा, इस तरह क्लाइमेट चेंज उसी में आ गया। क्लाइमेट चेंज मतलब मौसम का तब्दील होना, ठीक है, तमाम सीजन्स का आना जाना, ये सब चीज़ें जो स्टडी की जा रही है, किस बुनियादों पर की जा रही है, फिजिक्स की बुनियादों पर की जा रही है, ठीक है भाई। अच्छा,